एक पल के लिए सब कुछ रोक दें, अपनी सांस पर ध्यान दें। क्या महसूस होता है, शोर या शांति? आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन हैरान कर देने वाले विचार को समझने की कोशिश करेंगे, जो पैब्लो नेरूदा की एक खूबसूरत कविता कीपिंग क्वाइट से आया है। ये कविता एक सवाल पूछती है, क्या 12 तक गिनना और पूरी तरह से खामोश हो जाना सच में दुनिया को बदल सकता है? पहली बार सुनने में तो ये बहुत, क्या कहते हैं, भोला सा, बहुत मासूम सा आइडिया लगता है ना। बिल्कुल ऐसा लगता है कि दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे लड़ाई, नफरत, पोल्यूशन, हाँ, वो बस 12 सेकंड चुप रहने से कैसे ठीक हो सकती हैं। लेकिन नेरूदा एक बहुत मजबूत केस बनाते हैं कि ये छोटा सा एक्ट शायद सबसे क्रांतिकारी चीज हो जो हम कभी कर सकते हैं। आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे। तो कविता की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे निमंत्रण से। कवि कहते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यानी अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब स्थिर हो जाएंगे। और यहाँ रुककर सोचना जरूरी है। वो ये नहीं कह रहे कि चलो थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं। वो एक ग्लोबल, एक सार्वभौमिक ठहराव की बात कर रहे हैं। अच्छा। 12 का आंकड़ा भी बहुत दिलचस्प है। ये घड़ी के 12 घंटे हो सकते हैं या साल के 12 महीने। हाँ बिल्कुल, मतलब वो बेसिकली समय के एक पूरे चक्र को रोकने की बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक नहीं है, ये तो पूरी इंसानियत की मशीन पर एक रीसेट बटन दबाने जैसा है। बिल्कुल। हाँ, जैसे पूरी दुनिया को एक साथ एक ही पुल में रोक दिया जाए। ये सोचना ही कितना बड़ा और अजीब सा लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक आध्यात्मिक काम नहीं है, ये एक राजनीतिक काम भी है। नेरूदा यहाँ उस विचार को चुनौती दे रहे हैं जो कहता है कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा प्रोडक्टिव रहो। हाँ, हमेशा कुछ करते रहो। वो कह रहे हैं, क्या होगा अगर हम सब एक साथ कुछ ना करें? और इस खामोशी को और गहरा बनाने के लिए वो आगे कहते हैं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। मतलब एक बार के लिए इस धरती पर किसी भी भाषा में बात न करें, बस 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं और अपने हाथों को ज्यादा न हिलाएं। भाषाएं हमें जोड़ती हैं, पर वो हमारे बीच दीवारें भी खड़ी करती हैं। ये मेरी भाषा, वो तुम्हारी भाषा। एग्जैक्टली। कभी कह रहे हैं कि एक पल के लिए इन सभी पहचानों को, इन सभी लेबल्स को हटा दो और बिना शब्दों के इंसानियत की एक खामोश भाषा में एक हो जाओ। और वो जो लाइन है, नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, इसके बारे में मैं हमेशा सोचती हूँ। इसका एक मतलब तो साफ है कि शारीरिक रूप से स्थिर हो जाओ, लेकिन इसका एक गहरा मतलब भी है ना। हाँ, और वही इस कविता की खूबसूरती है। एक ही लाइन के कई मतलब। आर्म्स का मतलब बाजू भी है और हथियार भी। अच्छा। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि अपनी भागदौड़ बंद करो, और दूसरी तरफ जो ज्यादा जरूरी है, वो कह रहे हैं कि अपने हथियार रोक दो, लड़ाई रोक दो। ये शांति के लिए एक इतना शक्तिशाली इशारा है, बिना शांति शब्द का इस्तेमाल किए। तो अगर ऐसा सच में हो जाए, कोई भाषा नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, कोई लड़ाई नहीं, वो पल कैसा दिखेगा? कवि उसकी एक तस्वीर बनाते हैं। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. एग्जॉटिक मोमेंट, एक अनोखा अद्भुत क्षण। अद्भुत इसलिए क्योंकि हमने ऐसा कभी अनुभव ही नहीं किया। सोच कर देखिए उस दुनिया को, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं, कोई फैक्ट्री की मशीनें नहीं। फोन की कोई नोटिफिकेशंस नहीं। हाँ। उस पल में क्या होगा? हम सब एक सडन स्ट्रेंजनेस में एक साथ होंगे। ये सडन स्ट्रेंजनेस या अचानक आया अजनबीपन, ये थोड़ा डरावना भी लग सकता है। जैसे सब कुछ रुक गया तो हम क्या करेंगे? शायद यही डर है जिससे हम भागते हैं, है ना? लेकिन कवि के लिए ये अजनबीपन डरावना नहीं, बल्कि खूबसूरत है। ये वो अपनापन है जो हमें तब महसूस होता है जब सारे बाहरी शोर और दिखावे हट जाते हैं, जब हम सब सिर्फ इंसान होते हैं, बिना किसी पद, धर्म या देश के। बिल्कुल। ये हमारी एकता का एहसास है जो रोज की भागदौड़ में कहीं खो गया है। तो ये ठहराव सिर्फ हमारी मशीनों को नहीं, बल्कि हमारे अंदर के रिश्तों को भी प्रभावित करेगा। और नेरूदा ऐसे और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते पर भी पड़ेगा। वो हमें 2 बहुत मजबूत तस्वीरें दिखाते हैं। हाँ, 2 बहुत ही अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई तस्वीरें। पहली है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। ठंडे समंदर में मछुआरे व्हेल मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये कितना सिनेमैटिक है। मतलब आप इसे अपनी आंखों के सामने देख सकती हैं। एक नाव है
जाल फेंका हुआ है और अचानक सब कुछ रुक जाता है। वो मछुआरा जो व्हेल को पकड़ने वाला था वो बस रुककर उसे देख रहा है। बिल्कुल। यहाँ पर कवि शब्दों से एक पूरा सीन बना रहे हैं, जिसे हम इमेजरी कहते हैं। मछुआरा यहाँ मतलब वो इंसान के लालच का और प्रकृति के शोषण का प्रतीक है, और व्हेल प्रकृति की विशालता और खूबसूरती का। उसे एक शांत पल में इंसान का लालच रुक जाएगा। ये पल भर के लिए ही सही, लेकिन ये दिखाता है कि हम जो विनाश कर रहे हैं उसे रोका जा सकता है। और फिर वो दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जो बाहरी दुनिया की नहीं बल्कि एक इंसान के अंदर की है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और वो आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहा है वो अपने जख्मी हाथों को देखेगा। ये लाइन मुझे हमेशा बहुत छू जाती है। ये मछुआरे वाली लाइन से बिल्कुल अलग है। मछुआरा किसी और को नुकसान पहुंचा रहा था, पर ये नमक वाला आदमी वो तो बस अपना काम कर रहा है। हाँ, और शायद उसे पता भी नहीं है कि उसके हाथ जख्मी हैं। वो रोजमर्रा की जिंदगी में इतना खो गया है कि उसे अपना दर्द देखने तक की फुर्सत नहीं है। वो हम सब की तरह है ना? बिल्कुल। हम सब के पास अपने अपने हर्ट हैंड्स हैं। मानसिक थकावट, तनाव, चिंता, जिन्हें हम नजरअंदाज करके बस आगे बढ़ते रहते हैं। सही बात है। वो मौन पल उसे पहली बार आत्मचिंतन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मौका देगा। वो रुकेगा और अपने दर्द को देखेगा, उसे महसूस करेगा, उसे स्वीकार करेगा। तो ये दो तस्वीरें हमें क्या दिखाती हैं कि खामोशी हमें दो तरह के नुकसान से बचाती है। एक जो हम दूसरों को पहुंचाते हैं और एक जो हम अनजाने में खुद को पहुंचाते हैं। तो अब तक कवि ने हमें दिखाया कि ये खामोशी आम इंसान और प्रकृति पर क्या असर डालेगी। लेकिन उन लोगों का क्या जो जानबूझकर विनाश की तैयारी करते हैं, जो युद्ध की योजना बनाते हैं? नेरुदा उनको भी नहीं छोड़ते। नहीं, और ये कविता का सबसे राजनीतिक हिस्सा है। वो कहते हैं, Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. जो लोग हरी लड़ाइयाँ, गैस वाली लड़ाइयाँ, आग वाली लड़ाइयाँ तैयार करते हैं, ऐसी जीत जिसमें कोई जिंदा ही नहीं बचता। ग्रीन वॉर्स, ये शब्द आज के समय में कितना सही लगता है। जी। प्रकृति के खिलाफ हमारा युद्ध, जंगलों को काटना, नदियों को प्रदूषित करना, और फिर वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ये तो सीधे सीधे इंसानी क्रूरता की बात है। और फिर वो एक ऐसा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने रखते हैं जो आपको झंझोड़ कर रख देता है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। ऐसी जीत का क्या मतलब जिसमें जश्न मनाने के लिए कोई बचे ही ना। ये एक लाइन में ही युद्ध की पूरी बेवकूफ़ी को सामने रख देता है। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल आता है, क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? क्या जो लोग इतने विनाशकारी युद्धों की तैयारी करते हैं वो सच में एक पल चुप रहने से बदल जाएंगे? वो बस अपने साफ कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ घूमने लगेंगे? मतलब नेरुदा यहाँ हमसे एक बहुत बड़ी उम्मीद कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और शायद यही इस कविता का असली मुद्दा है। नेरुदा कोई राजनीतिक समाधान नहीं दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि ये आसान है। वो एक मनोवैज्ञानिक समाधान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शायद उस ह्यूज साइलेंस का झटका इतना मजबूत हो सकता है कि वो नफरत और हिंसा के चक्र को तोड़ दे। मतलब ये कोई ट्रीटी साइन करने जैसा नहीं है, ये दिल बदलने जैसा है। बिल्कुल। और देखिए वो क्या कल्पना करते हैं। वो लोग would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. वो साफ कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ छांव में टहलेंगे, कुछ न करते हुए। साफ कपड़े, इसका मतलब सिर्फ कपड़े नहीं है ना? नहीं, इसका मतलब है अपने खून से सने विचारों को, अपनी नफरत को धो डालना, एक नई साफ शुरुआत करना। और दुश्मन अब भाई बन गए हैं, और वो कुछ नहीं कर रहे। मतलब कोई विनाश नहीं, कोई साजिश नहीं, बस शांति। यहाँ आकर कोई भी ये सोच सकता है कि कुछ ना करना। क्या कवि हमें आलसी बनने को कह रहे कि बस सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ? ये एक आम गलतफहमी हो सकती है। और कवि इस गलतफहमी को जानते हैं, इसलिए वो फौरन इसे साफ करते हैं। वो कहते हैं, What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. मतलब मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। मैं पूरी तरह से निष्क्रिय होने की बात नहीं कर रहा। जिंदगी तो वही है जिसके बारे में सब कुछ है। मेरा मौत से कोई लेना देना नहीं है। वाह, मैंने ये लाइन आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ कई बार पढ़ी है, पर इसे आज के हसल कल्चर से कभी नहीं जोड़ा। वो कह रहे हैं कि हमारा लगातार बिना सोचे समझे कुछ करते रहना भी एक तरह की मौत है। ये तो बहुत पावरफुल और सच कहूं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल विचार है। हाँ, क्योंकि ये हमारी पूरी जीवन शैली पर सवाल उठाता है। कवि जीवन के खिलाफ नहीं है,
वो उस अंधी दौड़ के खिलाफ हैं जिसमें हम जीवन का असली मतलब ही खो देते हैं। वो चाहते हैं कि हम जिएं, लेकिन होश में, समझदारी से। तो इस अंधी दौड़ से, इस शोर से हमें मिलता क्या है सिवाय थकावट के? कवि एक गहरी उदासी की बात करते हैं जो हम सबको घेरे हुए है। With perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. ये इस कविता का मनोवैज्ञानिक दिल है। हमारी सबसे बड़ी उदासी का कारण क्या है? कवि कहते हैं नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, खुद को कभी न समझ पाना। हम हमेशा बाहर की तरफ भागते हैं, पैसा कमाने, नाम कमाने, दुनिया को जीतने, लेकिन अंदर झांकने से डरते हैं। और शायद इसीलिए हम इतना शोर मचाते हैं, ताकि हमें अंदर की खामोशी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, और खुद को न समझने की वजह से ही हम खुद को और इस दुनिया को विनाश की ओर ले जाते हैं। थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। ये विनाश परमाणु युद्ध का खतरा भी हो सकता है, या पर्यावरण का विनाश भी, या हमारे अपने मन की शांति का विनाश भी। कवि कहते हैं कि शायद एक ह्यूज साइलेंस, एक गहरी खामोशी ही इस उदासी और विनाश के चक्र को तोड़ सकती है। लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है, क्या खामोशी और ठहराव का मतलब मौत नहीं है? हमें तो यही सिखाया गया है कि जो चीज रुक गई वो खत्म हो गई। इस शक को दूर करने के लिए कवि हमें प्रकृति की ओर देखने को कहते हैं। हाँ, और ये बहुत खूबसूरत है कि वो धरती को एक शिक्षक बना देते हैं। वो कहते हैं परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। शायद धरती हमें सिखा सकती है, जैसे जब सब कुछ मरा हुआ लगता है और बाद में जिंदा साबित होता है। जैसे सर्दियों में होता है। हाँ, पेड़ सूखे हुए, जमीन बंजर, ऐसा लगता है जैसे जीवन खत्म हो गया। एकदम। बाहरी तौर पर सब कुछ शांत, स्थिर, मृत लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। उस सतह के नीचे, जड़ों में, बीजों में जीवन पनप रहा होता है, वसंत की तैयारी कर रहा होता है। और फिर वही धरती नए पत्तों और फूलों के साथ जिंदा हो उठती है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बाहरी शांति का मतलब अंत नहीं है, बल्कि एक नए और बेहतर जीवन की तैयारी है। हमारा आत्मचिंतन, हमारी खामोशी भी ठीक वैसी है। वो हमें उस खामोशी के दरवाजे पर छोड़कर चले जाते हैं। वो कहते हैं नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम शांत रहना और मैं चला जाऊंगा। ये बहुत ही शक्तिशाली अंत है। कवि ने अपना काम कर दिया, उन्होंने एक विचार का बीज हमारे मन में बो दिया है। अब वो दोबारा 12 तक गिन रहे हैं, लेकिन इस बार ये यात्रा हमें अकेले करनी है। वो चले जाएंगे और हमें उस खामोशी में खुद को खोजना होगा। जिम्मेदारी अब हमारी है। ये कोई आदेश नहीं है। नहीं, ये एक मौका है, एक निमंत्रण है। पाब्लो नेरूदा हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देते, वो बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक मौका, एक शांत कमरा जिसका दरवाजा उन्होंने हमारे लिए खोल दिया है। अंदर जाना है या बाहर शोर में ही रहना है, ये फैसला अब हमारा है। ये कविता हमें बार बार याद दिलाती है कि दुनिया को बदलने की बड़ी बड़ी बातें करने से पहले शायद हमें एक पल रुककर खुद को समझने की जरूरत है। वो शांति, वो ठहराव, वो खामोशी अंत नहीं है, बल्कि एक नई और ज्यादा जागरूक, ज्यादा समझदार जिंदगी की शुरुआत है। तो अगली बार जब दुनिया का शोर बहुत ज्यादा हो जाए, जब अपनी ही जिंदगी की भागदौड़ थका दे, तो शायद पाब्लो नेरूदा की ये बात याद रहे, शायद 12 तक गिनना याद रहे। यहां एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। कवि ने हमें खामोश रहने को कहा और वो चले गए। सोचिए, उस गहरी खामोशी के बाद जब हम पहली बार कुछ बोलेंगे या कुछ करेंगे, तो क्या वो पहले जैसा ही होगा, या वो कुछ सेकंड की चुप्पी हमें हमेशा के लिए थोड़ा बदल चुकी होगी?